कैसे हैं आप सभी। मैं अंजुम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपसे एसएससी एमटीएस 2024 का जो पेपर चल रहा है, ये पेपर जो है आपका 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और ये पेपर आपका नवंबर 2024 तक चलेगा। तो ये जो पेपर चल रहा है, इसमें अब तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर जिन भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में जो है हम डिटेल से समझेंगे कि वो कौन से टॉपिक है और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि अब तक कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह से प्रश्न जो है किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगी वो प्रश्न जो है सारे एसएससी एमटीएस 2024 का जो अभी एग्जाम चल रहा है इसी में ही आए हुए पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और ये जो है प्रश्न अभी ही रिपीट किए गए हैं। अभी जो 2-4 दिन के जो पेपर हुआ इसी में से ही अभी रिपीट किए गए हैं। तो और आगे तो इसे बहुत बड़ी रिपीट होने की संभावना है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे H2SO4। H2SO4 का रासायनिक सूत्र है। तो H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? ये है सल्फ्यूरिक एसिड का। H2SO4 जो है ये है सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। दूसरा है हमारा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता जापान है। तो साथियों, हर शिफ्ट में जो एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहे हैं, तो हर शिफ्ट में गेम से रिलेटेड, यहाँ पे गेम से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख रहे हैं। हर शिफ्ट में गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये जो भी है रासायनिक सूत्र कहीं पे तो दे रहा है कि H2SO4 जैसा ऐसा पूछ रहा है कि H2SO4 का रासायनिक सूत्र, इसका नाम क्या है? तो हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, कहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड दे के इसका जो है रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो आप उत्तर में यहाँ पे H2SO4 डालेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रख लीजिए, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका गणेश रथ। गणेश रथ डैश में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। तो ये गणेश रथ जो है अखंड मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये है महाबलीपुरम। ये है महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है हमारा आर मुथु कन्नमल एक नृत्यांगना है। ये जो आर मुथु कन्नमल एक नृत्यांगना है, डांसर है, जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म श्री मिला था। तो ये जो नृत्यांगना है, इन्हें वर्ष 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है। तो ये किस किस नृत्य से जो है इनका संबंध है? तो इनका है सधिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये सधिर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है? तो जो भी ऑप्शन में रहा होगा उसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है। तो ये है आपका यक्षगान। और इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको तैयार करना है क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं ये भी हर स्लाइड में जो है हर शिफ्ट में आपसे ये डांस रिलेटेड फॉर्म या भी जो भी अवार्ड दिए गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आगे में हालांकि मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस कैसे हैं। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम ये जो है केरल से संबंधित है। आप इसी में ध्यान रख सकते हैं कि केरल से संबंधित हमारा एक और नृत्य है जिसे हम कहते हैं कथकली। कथकली भी केरल में से संबंधित है। और अगर हम बात करें उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत इधर साइड, कथक कथक नृत्य जो है फेमस है। ठीक है, तो ऐसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका गोवा में पुर्तगालियों से जीतने पर कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो गोवा में जब पुर्तगालियों से जीता गया था तो वहां पे एक फेस्टिवल मनाया गया था। उस फेस्टिवल का नाम है बोर्डरम फेस्टिवल। तो आप ध्यान रखेंगे उस त्योहार का क्या नाम है? बोर्डरम फेस्टिवल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा घोड़े मोदिनी नृत्य। घोड़े मोदिनी नृत्य से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है। तो ये कहाँ से है? गोवा से है। ये नृत्य शैली कहाँ की है? घोड़े मोदिनी नृत्य शैली ये है गोवा से संबंधित है। तो आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे किस राज्य से कौन सा डांस फॉर्म जो है फेमस है। जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं डांडिया या फिर घूमर, ऐसी चीजें ऐसे हैं। तो आप अलग अलग स्टेट का भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं। वो है नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड से संबंधित है।
आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, दोनों है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, समुद्र में पानी भरने पर आसपास के क्षेत्र मुरझा जाते हैं। समुद्र में पानी भरने पर, यानी समुद्र में जो पानी भर जाता है, जो समुद्र का साइड एरिया होता है, जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे हो गया है समुद्र, ठीक है, यहाँ पे आपका ओशियन हो गया है। अब इसका साइड साइड एरिया में जब इसमें पानी भर गया तो इसका जो साइड का लैंड एरिया है, जहाँ जो भी यहाँ पे प्लांट लगे हैं, ये प्लांट जो है मुरझा जाते हैं। तो ये क्यों मुरझा जाते हैं, चलिए देखते हैं हम। ये इसलिए मुरझा जाते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नमक का प्रभाव। अब जो साइड में जहाँ पे पानी भर जाएगा, जिस एरिया में समुद्र का पानी सलाइन वाटर होता है, यानी कि नमकीन होता है, खारा होता है, तो वहां पे नमक की अधिकता हो जाएगी, तो वो प्लांट क्या हो जाएंगे, पेड़ जो है वो मुरझा जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी से कैसे हो जाएगा भाई, तो ऑक्सीजन की जिस एरिया में साइड साइड का जो भी एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर पानी भर जाएगा तो पानी के भीतर तक तो ऑक्सीजन जो है, जो ओपन एटमॉस्फेयर में होती है, वो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी और प्लांट खराब हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पौधों में जल भराव हो जाता है, यानी कि जब एक्सेस वाटर, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो कि कम वाटर में लगते हैं, लेकिन अब वहां पे जल हमेशा भरा हुआ हो जाता है, तो यानी एक्सेस वाटर में ज्यादा जल मिल जाता है, इसकी वजह से पौधे जो है मुरझा जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पोषक तत्वों का संतुलन, यानी कि अगर यहाँ पे पानी भर जा रहा है, अगर यहाँ पे जल भराव की स्थिति साइड में हुई जा रही है इन क्षेत्रों में जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, जो पोषक तत्व है वो उन्हें मिल नहीं पाएंगे, एक तो, और या तो फिर उसकी अधिकता हो जाएगी, तो उसका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, इस वजह से भी यहाँ पे हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में भारत ब्रिटिश पर ब्रिटिश पर सॉरी किस वर्ष भारत में ब्रिटिश है जो है ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष तौर पर आया, यानी जो इंडिया में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश जो है क्राउन का शासन, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था इंडिया में, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का शासन कब आया, तो वही देखना है हमें। पहले ईआईसी का शासन यहाँ पे चलता था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जब 1857 का की क्रांति हुई, 1857, ये जो रिवॉल्ट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप देख लेंगे ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, इसके बाद में ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन भारत में लागू किया गया, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद में, और कब से स्टार्ट हुआ ये ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट ब्रिटिश शासन, वो है 1857 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है, तो वो है हमारा 18 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, क्या है, 18 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ये हमारा प्राचीन इतिहास से है, एंशियंट हिस्ट्री से ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम ऐसे ही बात करते हैं संस्थापक की, तो सबसे पहले आता है हमारा मगध अंपायर, और मगध अंपायर में जो मगध अंपायर के संस्थापक थे वो थे महापदम नंद, ठीक है, महापदम नंद। उसके बाद में मगध अंपायर के बाद में आपका आता है मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है, तो उस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोग इसे ऐसे देख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ऐसे और भी डायनेस्टीज आती हैं, गुप्ता डायनेस्टी और भी सारी, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। साथियों मैंने पहले ही स्लाइड में आपसे बताया था कि यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है इसका सूत्र क्या है, सॉरी इसका रासायनिक नाम यहाँ पे होगा, रासायनिक नाम क्या है, तो ये हमें बताया गया है। और यहाँ पे पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पे रासायनिक सूत्र है Na2CO3, Na2CO3। नेक्स्ट है हमारा, भारत की कौन सी तरफ की पहाड़ियों में ज्यादा ठंडा वातावरण रहता है, यानी कि भारत इंडिया के किस साइड की पहाड़ियों में जो एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा ठंडा रहता है। जैसे यहाँ पे हो गया ये इंडिया का ऊपर कश्मीर वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा करके है कुछ, और इधर आपका ये राजस्थान साइड, इधर है गुजरात, ठीक है, लेकिन इंडिया का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इधर का पार्ट, ये जो इंडिया का ये वाला, इस साइड भी इंडिया की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर साइड में पहाड़ियां हैं,
इधर इधर भी पहाड़ियां हैं और यहाँ पे इस साइड पहाड़ियां। तो पूछा गया किस साइड का ज्यादा ठंडा होता है, तो ये कश्मीर वाला जो है ये पार्ट, इधर की पहाड़ियां जो है, पहाड़ियों में ज्यादा ठंडक होती है। क्यों? क्योंकि इसी कश्मीर के पार्ट में ही हमारा माउंट एवरेस्ट स्टार्ट है, सिचुएटेड है, स्थित है, जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, वो यहीं पे स्थित है। और इसी वजह से इधर एक लंबी पर्वत श्रृंखला चलती है हिमालय की, और यहाँ पे ज्यादा ठंडा वातावरण होता है एज कंपेयर टू इधर का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के साइड में, जो भी इंडिया के पेनिनसुलर साइड में जो भी पहाड़ है, या फिर इधर जो भी इधर अरावली है, ये सारे पहाड़ों में सबसे ज्यादा ठंडा इधर साइड का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा यानी कि WPL, महिला प्रीमियर लीग, WPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तान कौन थी? तो अभी जो वर्ष 2023 में अभी आपका पेपर हो रहा है, ये सितंबर मंथ में स्टार्ट हुआ है, सितंबर के माह में स्टार्ट हुआ है। तो आप पिछला एक वर्ष का जो भी करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट, अब पूरा करंट अफेयर्स हालांकि आपको तैयार करना मुश्किल होगा, लेकिन आप ये चीजें तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हर शिफ्ट में गेम से रिलेटेड जो गेम है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो भी टीम जीती है उसमें कौन किससे रिलेटेड, किससे संबंधित है, वैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हम तो यहाँ पे महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 में जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की कैप्टन स्मृति मंधाना, कौन है कैप्टन इसकी? स्मृति मंधाना है, थी जो है। नेक्स्ट है आपका पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? ये पंजाब विधान परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। ये आजादी से पहले पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? तो वो है 1936। ध्यान रखेंगे आप 1936। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? यहाँ पे ध्यान रहे आपको, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वंश ने, किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, या विजयनगर की स्थापना की, जो भी है। तो यहाँ पे आता है आपका संगम वंश। यहाँ पे 4 वंश चलते हैं, संगम वंश, सालू वंश, संगम, सालू, तुलु, अराविडु, 4 वंश हैं, जिसमें से संगम वंश। और इसमें से अगर पूछा जाए किसके इसकी स्थापना जो है किस राजा ने की थी, तो वहां पे आपका आ जाएगा कृष्णदेवराय। कौन सा? इस जो विजयनगर राज्य है, इसमें एक राजा बहुत ही फेमस है, उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवराय, कृष्णदेव राय, ध्यान रखिएगा अगर उनसे संबंधित पूछा जाता है तो। नेक्स्ट है आपका संजना बाथम। संजना बाथम किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे भी आपको यही देखने को क्वेश्चन मिल गया है अभी, हालांकि इस स्लाइड में मैं था कि कौन सा जो है खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख लीजिएगा कि खेल से संबंधित पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप पिछले एक वर्ष में जो भी गेम्स के हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है संजना बाथम किस खेल से संबंधित है? वो है तीरंदाजी से। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। इनमें से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? तो कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा, वो है बेरी। और अगर हम पूछ ले कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमारा होता है स्कर्वी रोग होता है। और अगर पूछ ले विटामिन बी का, तो मैंने बता ही दिया है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है। बाकी के जो और भी विटामिन, और हाँ साथियों ये भी ध्यान रखें कि ये भी ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो है क्या है, ठीक है, और बी सी का, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बिंजो खेल। वापस से खेल आ गया। बिंजो खेल किससे संबंध किससे है? तो बिंजो खेल का संबंध है हमारा हॉकी से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान रखिएगा साथियों, इससे संबंधित वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब में। आप जो है प्लेलिस्ट अभी कल ही मैंने डाली थी, तो आप जो है यूट्यूब के में प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख लेंगे कि कौन सा जो है टमाटर या फिर कौन सी वनस्पति है जो कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, या टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर कौन सी वनस्पति जिसका अगर हल्दी का रंग है तो वो पीला क्यों है, या फिर टमाटर का रंग लाल क्यों है, मिर्च तीखी क्यों होती है। तो ये चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे गए अभी इस वीडियो में ही आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो में जाके वहां से पूरा कवर कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं। तो भारत के साथ जो है वो 7 देश जो ऐसे हैं जो कि भूमि साझा करते हैं भारत के साथ। ठीक है, भारत के साथ अगर भूमि साझा करते हैं तो कितने दो देश है, वो है 7 देश। यहां से हम देख पाएंगे ऐसे करके। ठीक है, इधर साइड हमारा ऐसे। ठीक है, इधर तो हमारा हो जाता है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान, उसके बाद में यहाँ से पूरा हमारा आ जाता है इधर चाइना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाता है नेपाल। यहाँ पे हो जाता है हमारा नेपाल। ध्यान रखिए कितने हो गए, 1 2 3 4, और नेपाल के बाद में यहाँ पे आ जाता है हमारा भूटान। ठीक है, तो हो गया 1 2 3 4 5। 5 के बाद में एक है हमारा इधर साइड में हो जाता है म्यांमार, 6। ठीक है, इधर बाहर साइड हो जाएगा म्यांमार, और इधर नीचे साइड हमारा हो जाता है बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए टोटल, 7 देश है। भारत अपनी जो लैंड बाउंड्री है यानी भूमि जो है साझा करती है वो 7 देशों के साथ। और अभी हाल ही में जो है मालदीव बहुत ज्यादा चर्चा में था, आप लोगों को ध्यान होगा। तो मालदीव जो है वो भारत के साथ वाटर बॉडी, यानी कि अगर पूछे कि कौन से ऐसे देश है जो कि जल के साथ साझा करते हैं भारत में, तो यहाँ पे एक तो आपका श्रीलंका हो जाता है और यहीं पे साइड में आपका हो जाता है मालदीव। तो ध्यान रखिएगा, मालदीव की कैपिटल भी ध्यान रखिए, और मालदीव के जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उन्हें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वहां की करेंसी भी। ठीक है, तो आप इतना देख लेंगे। अगर जल के साथ साझा करना पूछा जाता है तो आप यहाँ पे श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, इसको बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जा रहा है लैंड बाउंड्री, यानी कि अगर आपसे पूछा जा रहा है भूमि साझा करने के बारे में, तो आप यहाँ पे कौन कौन से, नेक्स्ट है ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है, यह है लखनऊ घराने से। यहाँ पे जो भी है ये नृत्य घराने, नृत्य डांस फॉर्म से रिलेटेड है या फिर ये संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, नृत्य से या फिर यहाँ ये नाट्य घराने से, नृत्य घराने से या फिर संगीत घराने से संबंधित है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में यहाँ बताया, आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये तो दे रखा है लखनऊ के बारे में, ईश्वरी प्रसाद, बाकी मैंने यहाँ पे जो है डाला हुआ है। और भी अगर आपको इसको डीप में चाहिए तो आप जाके गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे है किराना घराना, तो किराना घराना से संबंध है पंडित भीमसेन जोशी गंगूबाई, और है गंगूबाई, गंगूबाई हंगल, 2 लोग हैं यहाँ पे। बनारस घराना से संबंध रखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये है एक शहनाई वादक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है और बहुत बार कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है, तो यह एक शहनाई वादक है। और ये भी ध्यान रहे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे डाला भी है, ये बिस्मिल्लाह खान, इनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है इन्हें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये भारत रत्न अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप इससे भी। नेक्स्ट है आपका, और ये हाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस घराने से संबंध रखते हैं, बनारस घराना से। नेक्स्ट आपका बनारस घराना में ही है पंडित गुदई और किशन महाराज। ठीक है, ये लोग हो गए। नेक्स्ट है, और इसी में है आपका बनारस घराने से ही संबंध रखने वाले शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है आपका आगरा घराना, आगरा घराने से संबंध रखते हैं विलायत हुसैन खान और उस्ताद फयाज खान। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। आपका ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार और दिल्ली बाजार। आप ध्यान रख लीजिएगा ये क्या मतलब कौन कौन से इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और ये भी प्रश्न पूछा गया एसएससी के ही एग्जाम में कि कौन सी ऐसे कला क्षेत्र में जो है, संगीत के कला क्षेत्र में है, जिनको पहला मतलब कौन से ऐसे ऐसी गायिका है जो कि संगीत के क्षेत्र में है जिन्हें जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, तो वो है डॉक्टर सुब्बुलक्ष्मी। डॉक्टर सुब्बुलक्ष्मी, इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, वो भी कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक में। आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है किस उसमें फील्ड में, तो आप बताएंगे कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक, यानी कि कर्नाटक से संबंधित कोई उधर का म्यूजिक कोई होता होगा, उसी में मिला है। और नेक्स्ट आपको इन 4 लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है, तो आप इन्हें भी याद रख लीजिएगा, पंडित रविशंकर, और यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी। ठीक है, ये किराना घराना से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया भी हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम, जो 1976 में हुआ था, वो किससे संबंधित था,
तो वो है हम वो मौलिक कर सॉरी उस जो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, वो मौलिक कर्तव्य, उसके तहत मौलिक कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया था, तो वो है हमारा भाग 4। हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक कुछ हुआ हो, ठीक है, तो वो हमारे भाग 4 में जोड़ा गया था। और इससे मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए गए हैं, इसी वीडियो में आप देख पाएंगे अभी कि कई बार पूछे गए हैं। तो इससे संबंधित मैंने डिटेल में भी दिया है, आप उतना ही तैयार कर लें। अगर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से अगर प्रश्न आते हैं तो आपका वहीं से कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश अभी वहां पे पूछा गया था, आपको ध्यान होगा कि मौर्य वंश का संस्थापक पूछा था। अभी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत से संबंधित है ये तुगलक वंश। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तुगलक वंश का संस्थापक वो हो गया गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक थे। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है आपका दिल्ली सल्तनत में। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में लर्न करवा दूं कि सबसे पहले आपका गुलाम वंश होता है, तो सबसे पहले इसको याद करने की एक ट्रिक है, आप ध्यान रखें। SKTSL, आप ध्यान रखेंगे क्या क्या है। SKTSL, SKTSL, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये जो है पांच पांच वंश चले हुए थे दिल्ली सल्तनत से संबंधित, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। SKTSL यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी। हिंदी में आप ध्यान रखेंगे स्लेव का आप बस ध्यान रख लीजिएगा, बाकी आपका सब सेम मिल जाएगा। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, ठीक है, यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पे ये गुलाम वंश से। नेक्स्ट है आपका खिलजी वंश, फिर यहाँ पे तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर लोधी वंश की बात है तो बहलोल लोधी, और अगर सैयद उसकी तुगलक वंश का तो दिया ही है गयासुद्दीन तुगलक, बाकी आप जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा कनक रिले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, अगर पॉसिबल है तो आप ये जो भी इस कला के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, हाल के 2-3 वर्षों में अगर आप देख पा रहे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी के जो भारत रत्न है वो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, बाकी आप इसमें, हालांकि थोड़ा ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कनक रिले जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो है मोहिनी अट्टम। और मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मोहिनी अट्टम है ये कहाँ से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, इसी स्लाइड में आपको मिल जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है संबंधित है आपका केरल से, मैंने बताया था, तो ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट। हो गया ये। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो इंदौर घराना स्थापित करने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा आपका है, ये है उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान किससे संबंधित है, इन्होंने इंदौर घराना की स्थापना की थी, जो भी है। नेक्स्ट है आपका हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मैंने पहले ही बताया कि इससे संबंधित वीडियो मैंने जो है, एक छोटी सी वीडियो 5-7 मिनट की, आप इसे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और ताकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही हो सकता है उस 5-7 मिनट में, तो प्लीज आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यही है, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये है आपका करक्यूमिन, किसके कारण होता है, करक्यूमिन के कारण। नेक्स्ट है आपका लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। अभी आपको ऊपर हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा गया था, यहाँ पे लद्दाख से संबंधित एक है, एक आपको गोवा में भी संबंधित कोई फेस्टिवल पूछा गया था, वो इतिहास से संबंधित है, जो कि पुर्तगालियों से जब विजय प्राप्त की गई थी तब मना उस से रिलेटेड मनाया जाता है। तो ये है लोसर महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से में मनाया जाता है, ये है आपका लद्दाख, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट आगे भी। डॉक्टर शफीकुर रहमान डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्फ का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है, तो ये है समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है। साथियों ये भी ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आपके जो है लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, तो लोकसभा इलेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट नेता जो भी ज्यादा चर्चा में थे उस टाइम,
इलेक्शन के टाइम, तो उनसे संबंधित, और अगर वो जीते हुए हैं तो वो किस पार्टी से जीते हैं, ये अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा जनगणना से भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है या फिर कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट, वो सबसे कम है? तो वो है दादर एंड नागर हवेली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के कौन से भाग में सॉरी भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मैंने कहा मौलिक कर्तव्य से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में ही दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, वहां पे पूछा गया था कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कब, वो सॉरी किस भाग में ऐड किया गया था? तो वहां पे भाग 4 बताया है, और यहाँ पे पूछा अगर किस भाग में है तो है भाग 4A में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाग 4 में हमारा डीपीएसपी यानी भारत के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसी में जो है वो भाग 4 में है, लेकिन इसको जब लाया गया, इसको बाद में लाया गया था, तो इसको इसी में भाग 4 में ही जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको भाग 4A में रखा गया। नेक्स्ट है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किसको प्रतिस्थापित किया? 2023 ने किसको प्रतिस्थापित किया? ठीक है, यहाँ पे होगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो 1872 को प्रतिस्थापित करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया है। नेक्स्ट है आपका पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। तो पूंजीगत वस्तुएं यानी कि कैपिटल रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो क्या हो सकती हैं? तो यहाँ पे पूंजीगत वस्तुएं हैं आपकी मशीन, उपकरण। ठीक है, क्या है? मशीन, उपकरण, भवन, कारखाने में जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है वो, और प्राकृतिक संसाधन। इससे आप फिंगर टिप पे लर्न कर लीजिए कि 5 चीजें हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है, मशीन, उपकरण, भवन, कारखाने में कच्चा माल, और नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक संसाधन। इसे ध्यान रख लीजिए, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ साथियों, इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कौन सी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, या फिर इसे, ये तो किस भाषा में लिखी गई, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर हैं वो भी आप देख लीजिएगा। हालांकि इससे संबंधित वीडियो मैं डाल दूंगी शॉर्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका द ग्लोरी ऑफ पाटन। द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो ये पुस्तक जो है द ग्लोरी ऑफ पाटन गुजराती भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट, हाँ साथियों, ये जो आपका ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके संबंध में ये है डिटेल में, आप थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा। इसे क्या है कि मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, इसको जो है जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और इसमें किसको किस आर्टिकल के तहत रखा गया? तो इसे रखा गया अनुच्छेद 51A के तहत। किसमें? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51 तक जो है हमारा डीपीएसपी आता है, रहता है, और अनुच्छेद 51A में ही हमारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, तो और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 42वें संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य को लाने की के लिए सिफारिश किसने की थी? तो ये सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये भी इस बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में जोड़ा गया। ठीक है, और अगर पूछ ले क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अगर पूछ ले मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य हैं, पूछा भी गया है, एसएससी के ही पेपर में पूछा गया है। कई सारे जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ बाकी एसएससी जीडी और दूसरे, तो उसमें ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल रूप से ये जो आपको 10 दिख रहा है यहाँ पे थे, और ये जो लास्ट वाला ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसको लास्ट में जोड़ा गया। तो इसको कब जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है अभी वर्ष 2022 में जोड़ा गया। वर्ष 2022 में 86वां यानी 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 11वां नंबर का ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो ये क्या है? इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वें नंबर जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो किससे संबंधित है? तो इसमें जो है वर्ष 6 से लेके 14 वर्ष तक के की आयु के जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स या फिर उनके माता पिता, यहाँ पे दिया हुआ है, माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान
करने का कर्तव्य, ठीक है, कि ये माता पिता या फिर उसका उसके जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो भी अभिभावक जिनके संरक्षण में वो बच्चा रह रहा है, ये उनका कर्तव्य है कि अगर बच्चा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच में उस बच्चे को शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, बाकी आप ये देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के ग्रेट गोल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो इन्होंने कई सारी पुस्तक लिखी थी, यहाँ पे हमें ऑप्शन पता नहीं है कि एग्जाम में कौन से ऑप्शन पूछे गए थे, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन का ही पता चल पाया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखी गई थी उन सारी पुस्तक के नाम। तो यहाँ पे पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक तो पुस्तक इनकी ये हो गई। दूसरी पुस्तक है इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ, दूसरी पुस्तक ये भी, इसके बारे में भी, दूसरी बुक के बारे में भी इनका बहुत बार पूछा गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और थर्ड इनकी बुक है वो है पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एक तो हो गया आपको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरा हो गया पॉवर्टी ऑफ इंडिया, और तीसरा हो गया आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक, ठीक है। ये तीनों पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 129, आर्टिकल 129, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अगर कोई वर्डिक्ट देता है, ठीक है, यानी कि अगर किसी भी केस पर अगर वो कोई न्याय देता है तो उसके बारे में जो भी उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, उसको रिकॉर्ड अभिलेख के रूप में रखा जाता है, रिकॉर्ड करके, ताकि अगर वैसा ही कोई दूसरा केस कभी फ्यूचर में आता है किसी भी न्यायालय में तो उसकी संज्ञा देके, यानी कि उसके बता के उसकी संज्ञा देके और उस भी सॉरी वो जो दूसरा केस आया है उसका भी उस बेस पे वहां पे न्याय दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये संबंधित है आपका आर्टिकल 129 से। नेक्स्ट है आपका भारत में किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार जो है गोल्ड जीता था। तो वो हुआ था 1928 में, तब हुआ था 1928 में, वो भी हुआ था एम्स्टर्डम में। कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था, जहां पे इंडिया ने पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता, तो वहां पे आ जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कर्णम मल्लेश्वरी एक ऐसी महिला है जिन्होंने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था खेल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 181 में क्या है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो है आर्टिकल्स अनुच्छेद भी पूछे जा रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 181 में क्या है, तो 181 में कहा गया है जब अध्यक्ष या उपसभापति, यानी कि जो पार्लियामेंट का सेशन के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो अध्यक्ष और उपसभापति बैठते हैं उनके पद को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उनको जो है उनके पद से हटाने के लिए अगर कोई प्रस्ताव लाया गया है और उस प्रस्ताव पे कार्य चल रहा है, विचार किया जा रहा है, तो उस समय वो उस सभा के सभापति या अध्यक्ष नहीं रहेंगे उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 में क्या है। अभी यहाँ पे 181 पूछा गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 188। तो अनुच्छेद 188 संबंधित है भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित जानकारियां जो भी हैं। तो भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो गए, और इसके साथ ही साथ राज्य विधानसभा, जिन भी राज्यों में विधानसभा उनके सदस्य जो भी शपथ लेते हैं उससे संबंधित जानकारी जो है वो वहां पे दी गई है। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से सही मोलर द्रव्यमान चुने, यहाँ पे पूछा गया है। तो अब इसमें हालांकि ये क्वेश्चन क्या था पूरा नहीं, लेकिन इससे मोलर द्रव्यमान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि मोलर द्रव्यमान जो है ये एक भौतिक गुण है, ठीक है, ये एक भौतिक गुण है। नेक्स्ट है आपका विंग्स ऑफ फायर, ये देख लीजिए बुक भी यहाँ भी पूछी जा रही है, वहां पे अभी दादा भाई नौरोजी से संबंधित पूछी गई थी, यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर ये बहुत बार पूछी गई है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि किसकी आत्मकथा है, तो ये विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है आपका ओडिशा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्य में कौन सा नृत्य 3 शैलियों में मौजूद है।
यानी कि ये सारे सटे हुए, एक दूसरे सटे हुए राज्य हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसमें जो है एक नृत्य है जो कि 3 शैलियों में मौजूद है, तो उस नृत्य का क्या नाम है? उस नृत्य का नाम है छऊ। कौन सा नृत्य है? वो छऊ नृत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा ये आरएनए। आरएनए का अर्थ क्या है? तो आरएनए से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे क्या था ये बच्चों को नहीं याद था, तो इससे इससे जो है हम ऑप्शन जो है नहीं पता था, तो हमने ऐसा नहीं डाला। लेकिन आरएनए से चल ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कैसा प्रश्न बन सकता है। तो आरएनए का अर्थ है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। आरएनए का जो है फुल फॉर्म है हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म हमारा हो जाता है राइबोज, आर से हो जाएगा राइबोज, ठीक है, और न्यूक्लिक, ए से हो जाएगा एसिड। और अगर हम वैसे लिख दें हिंदी में तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पे पूछा जा रहा है आपसे डीएनए, इसका डीएनए का फुल फॉर्म, तो डीएनए का हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज। ध्यान रखिएगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और हिंदी में ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो आप ये दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आरएनए से संबंधित। मानव के आरएनए में एडेनिन के साथ जुड़ता है, तो मानव का के शरीर के अंदर जो भी आरएनए होता है वो उसका एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ जुड़ता है। किसके साथ? यूरेसिल के साथ जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये इसका ये इसके संबंध में क्या 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 पूछा गया था, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर हो सकता है इसका। तो जीडीपी जो है, जीडीपी निजी खपत, इसको निकालने का तरीका है जीडीपी निजी खपत प्लस सकल निजी निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च, और उसी से माइनस कर देंगे हम निर्यात और आवास को। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये दिया हुआ है फुल फॉर्म भी करके, और यहाँ पे शॉर्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये 2 प्रश्न इससे संबंधित है, या फिर क्या पूछा गया होगा देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है, तो वह म्यांमार। अब इंडिया के ईस्ट साइड में, इंडिया के पूर्वी क्षेत्र में जो है म्यांमार पड़ोसी देश के रूप में आता है। और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में पटकाई बम, ये पटकाई बम नहीं पटकाई बूम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया पटकाई पर्वत श्रेणी, इसको हम पटकाई बूम पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, तो पटकाई बम पर्वत पहाड़ियां स्थित हैं, कहाँ पे स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में। अभी मैंने आपको बताया है कि जो भारत के पूर्वी जमीन है वो साझा करता है म्यांमार के साथ अपनी लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो देख लीजिए किससे संबंधित है ये पटकाई बूम पर्वत श्रेणियां कहाँ पे हैं? ये जो है असम में है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ये 5 राज्य हैं, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसकी स्थापना कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल है कब हुई, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भी ध्यान रखिएगा। देख लीजिएगा, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर की गणना करने का निर्णय कब लिया गया था। तो ये निर्णय लिया गया था 1991 में, 1991 में लिया गया था कि जो भी 7 वर्ष से अधिक है जो भी जनसंख्या है उसकी जनगणना, सॉरी 7 वर्ष से अधिक जो जनसंख्या है उसमें साक्षरता दर कितनी है उसके बारे में लिया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ। तो बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ था। बलबन जो है ये आपका स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत के पहले प्रमुख तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश की जो भी संतानें थी और जो भी बाद में सुल्तान बनी थी उन सभी का पतन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन चले थे उसके दौरान एक अनिश्चित काल की भूख हड़ताल चलाई गई थी।
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलाई गई थी, उसमें जो है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाला क्षेत्र का प्रमाण कहाँ पे पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला कौन सा ऐसा कौन से किस सॉरी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस क्षेत्र में ऐसा प्रमाण पत्र पाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जुताई होती थी? तो वो है कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट सर्वदलीय सम्मेलन समिति द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है हमारा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो यहाँ पे जैसे पूछा गया हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो हम देख लेते हैं, वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ऐसे ही आप ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उन्होंने कुछ नौरत्न रखे हुए थे, तो वो नौरत्न कौन कौन से, और अकबर ने भी अपने समय में रखे हुए थे, तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा दुष्यंत चौटाला किस राज्य के मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो दुष्यंत चौटाला जो है वो हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं मैंने सारे बता दिए हैं, तो आप देख लीजिए वहां पे क्या है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह है अनुच्छेद 51A, मैंने बताया था। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि अगर कला के क्षेत्र में कोई भी पुरस्कार दिया जा रहा है नृत्य से संबंधित या फिर संगीत से संबंधित, तो आप उसे देख लीजिएगा कि यहाँ भी पूछा गया है क्वेश्चन कि वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? तो यह है के.एस. चित्रा। किनको मिला है? के.एस. चित्रा को। तो साथियों, अगर आपको इससे संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज आप लोग इस चैनल पे, इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।